साहब, निशा मेम साहब से यहाँ मिलने आने वाले लोगों से किसी के भी पास चाबी हो सकती थी। सबके पास भी? हाँ जी। क्या बड़ी बात है? इस लिहाज से तो ठीक लड़की नहीं लगती वो। आपने मेरे मुंह की बात छीनी साहब। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, यह निशा नाम में ही कोई खासियत है साहब। क्या मतलब? मैं उसे घूरता हुआ बोला, मैंने तो इस नाम की कोई लड़की आज तक देखी नहीं जो कि शरीफ हो। निशा नाम तो लड़की बदमाश। मेरा हाथ उसके गिरेबान पर पड़ा। उसकी कमीज को मुट्ठी में भरकर मैंने यूं मरोड़ा कि उसकी आंख उबल पड़ी। साहब साहब, वो तड़पता हुआ बोला। मैंने क्या किया? साले, मैंने उसे गिरेबान से झंझोड़ा। माँ बाप को नाम रखते हुए मालूम होता है कि औलाद आगे चलकर कैसी बनेगी। लड़की का नाम निशा ना होने से ही उसकी शराफत की गारंटी हो जाती है। लेकिन क्या लेकिन? रामजादे, उल्टा सीधा बोलेगा तो बत्ती सी बाहर निकाल दूंगा। मैंने क्या उल्टा सीधा बोला है साहब? उसने फरियाद की। तुझे नहीं मालूम? मैंने यही तो कहा है साहब कि निशा नाम की लड़कियां आमतौर पर चरित्र की खराब पाई जाती है। अगर मैंने ऐसा कह भी दिया तो आपको क्या? साले, मैंने उसे फिर झिंझोड़ा। जुबान लड़ाता है? मैंने तो यही कहा है साहब कि निशा नाम की लड़कियां आमतौर पर चरित्र की खराब पाई जाती है। अगर मैंने ऐसे कह भी दिया तो आपको क्या? साले, मैंने उसे फिर झिंझोड़ा। जुबान लड़ाता है? टोकस ने जबरन मेरी गिरफ्त से उसका गिरेबान छुड़वाया। जुबान को लगाम दे अक्ल के अंधे। टोकस उसे मेरे से परे हटाता हुआ बोला, साहब की बीवी का नाम निशा है। फिर बूटाराम के मुंह से बोल न फूटा। तुरंत उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। यूं ही बड़बड़ के बोलेगा तो जूते खाएगा किसी से। साहब, वो हकलाया। मैं माफी चाहता हूँ साहब। साहब के बच्चे, मैं नफरत भरे स्वर में बोला। उस वक्त मेरे दिल में कोई झांक सकता तो यही कहता कि सच बहुत कड़वा होता है, झेला नहीं जाता। तभी तो मैं यूं आनन फानन लावे की तरह उबल पड़ा था। टोकस ने मेरी कोहनी पकड़ी और मुझे बाहर को चलाने लगा। हम बेसमेंट से निकलकर ऊपर पहुंचे। अब टोकस शिकायत भरे स्वर में बोला, उसे क्या पता था कि तुम्हारी बीवी का नाम निशा है? मेरा दिमाग भिन्नाया हुआ है यार। मैं झुंझलाया। सिर दुख रहा है मेरा। तो घर चले जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊं? ड्यूटी तो 4 बजे तक है। अभी तो 12 भी नहीं बजे। मैं संभाल लूंगा। लेकिन कोई गड़बड़ होगी तो फोन कर दूंगा। दौड़े चले आना। तुम मरवाओगे यार। कुछ नहीं होता। मैं हिचकिचाया। अरे कहा ना कुछ नहीं होता। टोकस आश्वासन पूर्ण स्वर में बोला। देख लो। मैं बोला, देख लिया। अच्छी बात है। आधी रात के बाद मैं घर पहुंचा। मेरा घर अशोक विहार की एक शानदार कोठी था। ऐसी शानदार कोठी जो कम से कम किसी पुलिस इंस्पेक्टर की नहीं हो सकती थी। वास्तव में वह कोठी मेरे एक दूर के रिश्तेदार की थी, जिसकी मौत से पहले मुझे उसके अस्तित्व की भी खबर नहीं थी और जो बेऔलाद मर गया था। यह संयोग ही था कि मैं ही उसका इकलौता जीता जागता कानूनी वारिस निकला। उसकी संपत्ति हथियाने के लिए कई नकली वारिस निकल आए थे। उन नकली वारिसों में से एक को जब लगा था कि उसके अपने हाथों कुछ नहीं आने वाला था, लेकिन दूसरे नकली वारिस में से कोई सब कुछ हड़प जाने वाला था, तो मुझे महज ईर्ष्या की भावना से प्रेरित होकर उसने मुझे खोज निकाला और मुझे हालात की खबर की। एक लंबी मुकदमेबाजी के बाद कोर्ट द्वारा मैं अपने इस रिश्तेदार का वारिस करार दिया गया और एस्टेट ड्यूटी के तौर पर एक मोटी रकम पल्ले से भरकर टेलीफोन और कार से सुसज्जित उस कोठी का और काफी सारे नकद रुपए का मैं वारिस बन गया। मेरे यूं साहब जायदाद बन जाने की वजह से महकमे के लोगों पर मेरी बहुत तड़ी बनी हुई थी। अलबत्ता मेरे कुछ आला अफसरान मेरे ठाट बाज की वजह से मुझसे जलते भी थे। कोठी में कहीं रोशनी नहीं थी। पिछवाड़े में गैरेज था जिसमें से होकर किचन का रास्ता जाता था। मैं जब इतनी रात यूं घर लौटता तो उसी रास्ते से कोठी में दाखिल होता था। इस तरह निशा को उठकर दरवाजा खोलने की जहमत नहीं उठानी पड़ती थी। आखिर मेरी बीवी कोई नई ब्याही दुल्हन नहीं थी जो किताबी तरीके से पलके बिछाए अपने पतिदेव के घर लौटने का इंतजार करती होती। जैसे वह मुझे फोन पर नहीं मिली थी, उस लिहाज से मुझे पहले सीधे बेडरूम में जाना चाहिए था और जाकर देखना चाहिए था कि वह अभी भी वहां है या नहीं।
मैंने ऐसा नहीं किया। उस वक्त मेरी दिमागी हालत कुछ कुछ उस शख्स के जैसी थी जो अपने 100 के नोट की तलाश में अपने परिधान की आखिरी जेब में इसीलिए हाथ नहीं डालता कि अगर वो नोट वहां भी नहीं हुआ तो। मेरे अवचेतन मन में यह बात हौले हौले दस्तक दे रही थी कि अगर मेरी बीवी बेडरूम में ना हुई तो। वैसे इस बात को मैं आज सोचता हूं तो ये मुझे अपनी स्वार्थपरता की इंतहा मालूम होती है कि मुझे यह तो सूझा कि मेरी नाइट ड्यूटी का कोई नाजायज फायदा उठाने की नीयत से मेरी बीवी घर पर नहीं होगी, लेकिन एक क्षण को भी ये नहीं सोचा कि शायद उसे कुछ हो गया हो, शायद वह अस्पताल में हो, शायद वह कहीं मरी पड़ी हो और कोई लाश की शिनाख्त करने वाला ना हो, या घर पर ही उसे कोई दौरा वौरा पड़ गया हो, या उस तन्हा कोठी में कोई चोर घुसा हो और वो वैसे ही उसका कत्ल कर गया हो जैसे सुंदरनगर में हुए उस कैबरे डांसर के कत्ल की तफ्तीश करके मैं लौट रहा था। आगे बढ़ने के स्थान पर मैं किचन में ही एक स्टूल पर बैठ गया। मैंने अपनी जेब से वो लिफाफा निकाला जो उस रोज मुझे सुबह अपने थाने के पते पर डाक से प्राप्त हुआ था। उस लिफाफे में जो चिट्ठी थी वो मुंबई पुलिस की नौकरी में लगे मेरे एक दोस्त ने लिखी थी और मैं सुबह से उसे कोई 10 बार पढ़ चुका था। मैंने चिट्ठी फिर निकाली। चिट्ठी काफी लंबी थी लेकिन मैंने उसका एक ही पैरा फिर पढ़ा। लिखा था, निशा गोस्वामी का कोई रिकॉर्ड यहाँ ट्रेस नहीं हो सका, ना ही यहाँ सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट नाम की कोई जगह है। उंगलियों के जो निशान तुमने मुझे भेजे हैं वो शीला अत्रे नाम की एक लड़की के हैं। लड़की की मौजूदा उम्र 26 साल और जन्म स्थान पूना। पूना में उसका रिकॉर्ड इसीलिए है क्योंकि वहां वह डकैती के इल्जाम में 2.5 साल की जेल की सजा काट चुकी है। 4 साल पहले वह जेल से छूटी थी और फिर वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई थी। तब से यहां हमें उसकी कोई खोज खबर नहीं। उंगलियों के जो निशान मैंने अपने उस पत्र लेखक मित्र को भेजे थे वे मेरी बीवी के थे, मेरी उस बीवी के। 3 साल पहले जब मैंने इश्क में अंधा होकर और दिल के हाथों मजबूर होकर कोर्ट में शादी की थी तो जिसने अपना नाम निशा गोस्वामी बताया था। मैंने एक गहरी सांस ली और चिट्ठी को वापस लिफाफे में डालकर अपने जेब के हवाले कर दिया। मैंने किचन की बत्ती बुझाई और वहां से बाहर निकला। बिना कोई और बत्ती जलाए मैं पहली मंजिल पर पहुंचा। मैंने बेडरूम में कदम रखा। बेडरूम की विशाल खिड़की खुली थी और बाहर आसमान पर खिले पूरे चांद की रोशनी भीतर प्रतिबिंब हो रही थी। उस रोशनी में मैंने देखा कि निशा के कपड़े पलंग के पायताने के पास फर्श पर एक ढेर की सूरत में पड़े थे। लगता था कि वह वहां जाते ही बिस्तर के हवाले हो गई थी। वो निशा, मेरी खूबसूरत बीवी, पलंग पर दिन दुनिया से बेखबर सोई पड़ी थी। उसने एक झीनी सी नाइटी पहनी हुई थी जो नींद में उसकी जांघों के ऊपर तक सरक गई थी। उसकी सांसों के साथ साथ उसका उन्नत वक्ष धीरे धीरे उठ गिर रहा था। उसके लंबे काले रेशमी बाल उजले गिलाफ वाले तकिए पर बिखरे हुए थे। उसके अर्धनिमिलित होठ नींद में भी मुस्कुराते मालूम हो रहे थे। उसके चेहरे पर एक अबोध बच्ची जैसी निश्चलता थी। उस वक्त वो मुझे स्वर्ग की अप्सरा जैसी खूबसूरत और दिल फरेब लग रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुंबई से आई चिट्ठी उसी औरत की बाबत थी। मैंने खामोशी से अपनी वर्दी उतारी और उसके स्थान पर कुर्ता पजामा पहन लिया। फिर मैं पलंग पर चढ़ गया और उसके पहलू में जा लेटा। वह पलंग के एन बीचों बीच लेटी हुई थी, इसीलिए अपने लिए और जगह बनाने की खातिर मैंने उसे हौले से थोड़ा सा परे सरकाया। वह तनिक कुनमाई और फिर उसने करवट बदल दी। कितनी ही देर मैं अंधेरे में आंखें खोले चुपचाप लेटा रहा और निशा के साथ गुजरे अपने 3 साल के विवाहित जीवन के बारे में सोचता रहा। एक बार मैंने बेचैनी से पहलू बदला तो नींद में ही निशा के शरीर में भी हरकत हुई। पहले वह पीठ के बल लेटी, फिर उसने मेरी तरफ करवट बदल ली। नींद में ही उसकी एक कोमल सुडौल बांह मेरी छाती पर आकर गिरी। उसकी एक टांग मेरे बदन से लिपट गई और उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे से टकराने लगी। उसका जिस्म एकदम फिट होकर मेरे जिस्म से जुड़ गया। खम की जगह खम, मोड़ की जगह मोड़, उभार की जगह उभार। मेरे एक पहलू से चिपके उसके उरोजों में तनिक हरकत हुई तो मैंने समझा कि वह जाग गई थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वह बेदस्तूर गहरी नींद में थी और नींद में ही मेरे साथ यूं लिपट गई थी। मेरी सांसें भारी होने लगी थी।
हौले हौले मेरे जिस्म में तृष्णा का ज्वार परवान चढ़ने लगा। मैंने हौले से उसके अधखुले होठों पर अपने होठ रख दिए। मेरा एक हाथ उसकी नाइटी के भीतर सरक गया और उसके उरोजों को सहलाने लगा। उसके शरीर ने एक झुरझुरी ली और वह कसकर मुझे लिपट गई। उसकी नींद में तब भी खलल न पड़ी। उसकी खुमार भरी सांस पूर्वक मैंने उसके जिस्म पर से नाइटी को मुकम्मल तौर से हटा दिया और करवट बदलकर उसके ऊपर आ गया। वह तब भी न जागी। अनोखी औरत थी निशा। नींद में भी वह अभिसारित हो सकती थी। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा था, जबकि मैंने अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अपना काम करता रहा और वह सोई रही थी। जब मैं चरम सीमा के करीब पहुंचा तो मुझे लगा उसके होठ हिल रहे थे और वह कुछ कह रही थी। उसके उरोजों की घाटियों से मैंने अपने सिर को उठाया। वो कुछ बोल रही थी। जागी वह तब भी नहीं थी, लेकिन नींद में ही कुछ बोल रही थी, या यूं कहिए कि बड़बड़ा रही थी। जो कुछ वह बोल रही थी वो मुझे साफ सुनाई दे रहा था। वह सिर्फ बार बार एक ही नाम दोहरा रही थी। वो कह रही थी, राजेश, राजेश, ओ राजेश, बस करो राजेश। मैं सन्न रह गया। तुरंत काम वासना का ज्वार मुझ पर से इस तरह उतरा जैसे कभी चढ़ा ही ना था। अब तक आग का गोला बना मेरा जिस्म जैसे एकाएक मुर्दा हो गया। वह वो नाजुक घड़ी थी जब मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। मैंने, रवि शर्मा ने, यौन आनंद के अतिरेक में मेरी बीवी अपने पति का नहीं, किसी गैर मर्द का नाम भज रही थी। मैंने उसकी जान ले लेने का फैसला कर लिया। टेलीफोन की निरंतर बज रही घंटी की आवाज से मेरी नींद खुली। पहले मैंने इस उम्मीद में फोन की तरफ हाथ न बढ़ाया कि फोन निशा उठा लेगी। जब ऐसा ना हुआ तो मैंने फोन उठाया। हेलो, मैं उन्नीदे स्वर में बोला। रवि, पूछा गया। हाँ, कौन? मैं टोकस बोल रहा हूँ। अभी तक सो रहे हो? हाँ भाई मेरे, दोपहर होने को आ रही है। अच्छा। मैंने निचमिचाकर आंखें खोली और खिड़की से बाहर झांका। बाहर चमकीली धूप निकली हुई थी। सूरज सिर पर चढ़ आया था। क्या बात है? मैं बोला। कैसे फोन किया? एएसपी खाट खड़ी करने पर उतारू है। क्या? मैं घबराया। उसे पता चल गया कि मैं रात को घर चला आया था। अरे नहीं, वो बात नहीं है। तो कुछ अखबार वाले उसकी खाट खड़ी करने पर उतारू है, इसीलिए वो अपना नजला हम पर उतार रहा है। अखबार वालों को तो बहाना चाहिए इस बात की दुहाई देने का कि दिल्ली शहर में क्राइम बेतहाशा बढ़ रहा है। अभी परसों डिफेंस कॉलोनी में डबल मर्डर होकर हटा कि कल ये घटना हो गई। इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, लेकिन हमें हुक्म हुआ है कि हम मौकाए वारदात पर पहुंचकर बारीकी से छानबीन करें। हम करें? हाँ, लेकिन हमारी ड्यूटी तो खत्म हो चुकी है, मुझे मालूम है। भाई मेरे, तुम तो घर पर सोए पड़े हो, यहाँ पलक भी नहीं झपकी। लेकिन जो हुक्म हुआ है मैंने तुम्हें सुना दिया। ऑर्डर इज ऑर्डर। लानत। फौरन सुंदरनगर हथप्राण के फ्लैट पर पहुंच जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, ठीक है? ठीक है। लाइन कट गई। मैंने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। उस वक्त मेरी तवज्जो उस निशा की तरफ कतई नहीं थी जो मर चुकी थी, बल्कि उस निशा की तरफ थी जो अभी भी जिंदा थी। उस निशा की तरफ थी जो कि मेरी बीवी थी और जो मेरे आगोश में आकर भी पराए मर्द का नाम ले रही थी, और जिस औरत की जान ले लेने का मैं पक्का इरादा कर चुका था। डाइनिंग टेबल पर मुझे एक चिट मिली जिस पर निशा के हस्तलेख में लिखा था, हनुमान मंदिर जा रही हूं,